हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री का मॉडल सेट 2, वो भी सबसे आसान भाषा में। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1518 को। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड में क्या है कि इग्नेशियस लोयला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1534 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश के नाम पड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील वुड का पेड़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। तो इंका सभ्यता की राजधानी पेरू। इसका आंसर हो जाएगा पेरू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। लुडिज्म आंदोलन कब हुआ। तो 1811 से लेके 1817 के बीच। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोत्से तुंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पाप सभी कारोतिक नामक दस्तावेज क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके। तो 8 का क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका तुलना करते हैं। एज़टेक सभ्यता मध्य अमेरिका सभ्यता थी क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में हुआ था, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास वर्तमान इराक गणराज्य के भूभाग पर हुआ था। अब दूसरा में क्या है कि एज़टेक सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, अतः उनका इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से ही लिखा जाता था। मेसोपोटामिया के लोगों कलाकार लिपि का प्रयोग करते थे, एक ही प्रकार से ही भी चित्रात्मक लिपि थी। फिर 3 में क्या है कि एज़टेक सभ्यता वालों के पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 260 दिन होते हैं। उनका पंचांग धार्मिक समारोह से जुड़ा था। मेसोपोटामिया वालों ने चंद्रमा पर एक पंचांग का निर्माण किया, उसमें से 30 दिनों के 12 महीना होते थे। ठीक है, अब फिर 4 में क्या है कि एज़टेक सभ्यता के समान मेसोपोटामिया का समाज भी अनेक वर्गों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कि किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी से पहले अटलांटिक महासागर पार जाने का साहस किया। तो चलिए देखते हैं कि किन कारणों से पुर्तगाल के 15वीं शताब्दी में अटलांटिक महासागर में जाने का साहस किया, यानी ताकत अपनी माने हौसला। तो चलते पहले में क्या है कि कुछ विशेष आर्थिक कारणों ने स्पेन के लोगों को महासागरीय शूरवीर बनाया। दूसरा में क्या है कि स्पेन और पुर्तगाल के साहसी नाविक हर समय समुद्र में उतरने को तैयार रहते थे क्योंकि उन्होंने अटलांटिका महासागर के दूसरे ओर की भूमि को बहुत कम आंका था। ठीक है, और तीसरा में क्या है कि स्पेन और पुर्तगाल के शासक नई समुद्री खोजों के लिए धन जुटाने को तैयार रहते थे। अब तो 10 का क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या लाभ है। नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे से जैसे भारी पदार्थ को कारखानों तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया। दूसरा में क्या कि नहरों द्वारा माल का आयात और निर्यात सबसे सस्ता पड़ता था। फिर तीसरा में क्या है कि बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहरवासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हो गए। अब तो क्वेश्चन नंबर हो चुका है 11 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि मेजी पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। मेजी पुनर्स्थापन 19वीं शताब्दी में जापान में एक घटनाक्रम था जिसने सन 1868 में सम्राट के शासन फिर से बहाल हुआ। फिर दूसरा में क्या है, इससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आए जिनसे जापान तेज़ी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। तो 12 का हो चुका कंप्लीट। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि 1911 ईस्वी को चीनी क्रांति के क्या कारण थे। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर।
चीन के प्राचीन राजनीतिक विचारधारा ने वहाँ के राजनीतिक जीवन के काफ़ी प्रभावित किया था। दूसरे में क्या कि चीन की क्रांति का एक और कारण था आर्थिक दुर्दशा। आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशांति थी, ठीक है, अशांति थी। फिर 3 में क्या है कि चीन की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और सरकार उसके भोजन के इंतजाम नहीं कर पा रही थी। देश और दुर्भिक्ष की और बाढ़ों के प्रचुरता थी, जिसके कारण खेतों की बहुत अधिक नुकसान पहुंचता था। तो क्वेश्चन नंबर हो चुका कंप्लीट 13 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करें। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रभाव। पूर्व यूरोप की मध्यकालीन मानसिकता में साहित्य तथा विज्ञान का आधार बहुत कमज़ोर था। दूसरा में क्या कि नए नगरों तथा वर्गों का विकास। फिर तीसरा में क्या कि अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विषाण, ठीक है। फिर चौथा में क्या है, राजनीतिक प्रभाव। फिर 5वां में क्या है, इतिहास का प्रभाव। फिर 6ठा में क्या कि नवीन स्थानों की खोज। फिर 7वां में क्या है, आर्थिक प्रभाव।